हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्लास 11th की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का डिस्कशन चल रहा है और इसमें हम चैप्टर नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हमने पृथ्वी पर जीवन के बारे में जो चैप्टर की थीम है उसके आधार पर इस चैप्टर को डिस्कशन स्टार्ट किया था। और इसमें बेसिकली हमने जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उनके बारे में पढ़ा था, जैसे इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था, हमने पढ़ा था 1869 में। जो अर्नेस्ट हैकल है, जर्मन प्राणीविद है, इन्होंने जो इकोलॉजी है इस वर्ड का प्रतिपादन किया था। और उसके बाद में हमने जो इकोसिस्टम होते हैं वो दो टाइप के पढ़े थे। एक हमने टेरिस्टोलियन यानी स्थलीय इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था और दूसरा जलीय इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। और बाद में जो इकोसिस्टम होते हैं वो बायोम में विभक्त होते हैं। तो आज हम बायोम के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि बायोम कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली इनके बारे में पढ़ेंगे। और इससे प्रीवियस सेशन में हमने जो खाद्य श्रृंखला होती है जिसे फूड चेन बोलते हैं उसके बारे में पढ़ा था और एनर्जी फ्लो के बारे में भी पढ़ा था। तो एनर्जी फ्लो का एक वर्ड याद रखना, जो लीडमैन है, एक मिनट, लीडमैन है, इन्होंने 10% का नियम दिया था। इन्होंने बोला था कि एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ, यानी जो लेवल जो फर्स्ट है उससे लेवल टू की तरफ यदि कोई एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो वो सिर्फ 10% होगा आउट ऑफ 100%। ठीक है, तो 10% होगा आउट ऑफ 100%, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से हमने बहुत सारी फूड चेन मिलके फूड वेब बनता है, तो कल हमने डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों का डिस्कशन किया है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, याद रखना। ठीक है, उसी प्रकार से आज का जो मेन टॉपिक है बायोम के प्रकार, यानी बायोम कितने प्रकार का होता है। इसमें प्रीवियस सेशन में हमने देखा था बायोम किसे कहते हैं और संसार को कुछ बायोम में विभक्त किया हुआ है, जिनमें 5 प्रकार के टोटल बायोम है। ठीक है, तो पहला है वन बायोम, दूसरा है मरुस्थलीय बायोम, तीसरा है घास भूमि बायोम, चौथा है जलीय बायोम और जो पांचवा है वो उच्च प्रदेशीय बायोम है। तो इनका जो विस्तार पूर्वक अध्ययन है वो 15.1 नंबर सारणी है उसमें देखेंगे। तो पहला यहाँ पे वन बायोम हो गया, दूसरा यहाँ पे मरुस्थली, तीसरा घास भूमि, चौथा यहाँ पे जलीय हो गया और पांचवा पर्वतीय हो गया। यानी जो एल्टीट्यूडनल, जो हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है वहाँ पे जो जीव जंतु है उनको बायोम की कैटेगरी में डाला है। तो चलिए इस इंडेक्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जो वन बायोम है उसको उप प्रकार से बांटा है, जैसे उष्ण कटिबंधीय है, उसी प्रकार से भूमध्य रेखीय है, पर्णपाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय है और बोरियल है। बोरियल का मतलब जो टेगा टुंड्रा है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों के पास में जो बायोम है उस प्रकार के जो बायोम है उनको बोरियल बोलते हैं। अब जहाँ यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय है उसमें उसके बाद में जो उष्ण कटिबंधीय की कोई विशेषता यहाँ पे स्पेसिफिक दी नहीं है। एक बार इनको भूमध्य रेखीय बायोम है इसकी देखते हैं। जो भूमध्य रेखीय बायोम है वही उष्णकटिबंधीय बायोम का एक सब पार्ट है। तो इसमें जो A1 है इसका वापस यहाँ पे प्रदेश दे रखे हैं कि भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो क्षेत्र है, जैसे फॉर एग्जांपल ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री नॉर्थ में, सॉरी नॉर्थ में और साउथ में जो एरिया है इसको भूमध्य रेखीय बायोम के नाम से जानते हैं। और वापस इसकी जो जलवायु संबंधी दशाएं हैं इनमें बोला है कि तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग एक समान वितरण है, यानी टेम्परेचर लगभग थ्रू आउट द ईयर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। उसी प्रकार से जो मृदा है वो अम्लीय पोषक तत्वों की कमी होती है, यहाँ पे अम्लीय और पोषक तत्वों की कमी होती है, उस टाइप की मृदा पाई जाती है। और प्राणी जात और वनस्पति जात है उसमें असंख्य वृक्षों के झुंड होते हैं, लंबे और घने वृक्ष होते हैं, यानी डेंस फॉरेस्ट एरिया होता है यहाँ पे। तो ये चीज याद रखनी। उसी प्रकार से नेक्स्ट है पर्णपाती वन। अब पर्णपाती वन का मतलब है कि 10 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश व दक्षिणी अक्षांश के बंदी है, यानी वापस यहाँ पे 10 से 25 डिग्री वाला उत्तर वाला एरिया और 10 से 25 वाला दक्षिण वाला एरिया, इनके बीच में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनका तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और जो वार्षिक वर्षा है वो 1000 मिलीमीटर तक एक ऋतु में होती है, यानी 1000 मिलीमीटर का मतलब है कि 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो पर्णपाती वन के संबंध में मृदा है वो पोषक तत्वों में धनी होती है, यानी पोषक तत्वों से पोषक तत्व इनमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इस मृदा में। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो पर्णपाती वन है उनका वनस्पति और प्राणी जात में क्या है कि कम सघन और मध्यम ऊंचाई के वृक्ष मिलते हैं। अधिक प्राणियों का एक साथ पाया जाना, ठीक है, जैसे दोनों में कीट पतंगों चमगादड़ पक्षी और जो स्तनधारी जंतु है इनका पाया जाना सामान्य बात है। तो ये बेसिकली पर्णपाती जो बायोम प्रकार है उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट जो बी नंबर है शीतोष्ण कटिबंधीय। अब शीतोष्ण कटिबंधीय उप प्रकार है बायोम का, उसमें
एरिया कौन सा है कि उत्तरी पूर्वी जो सॉरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका, यानी जो ये उत्तरी अमेरिका है उसका उत्तरी पूर्वी एरिया। उसी प्रकार से उत्तरी पूर्वी एशिया है, पश्चिमी व मध्य यूरोप है, तो ये एरिया आता है। उसी प्रकार से तापमान है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। वर्षा समान रूप से वितरित है, यानी 750 से 1500 मिलीमीटर, यानी 75 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और स्पष्ट ऋतु में तथा असाधारण शीत होती है। ठीक है, तो ये बोरियल सॉरी शीतोष्ण कटिबंधीय जो बायोम है उसकी जलवायु विशेषता है। अब जो शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम है उसकी मृदा किस टाइप की है कि यहाँ पे उपजाऊ मृदा होती है, जो अवघटक होते हैं, जीव होते हैं, वो कूड़ा करकट आदि पदार्थों से भरपूर होते हैं। उसी प्रकार से इनमें जो वनस्पति और प्राणी जात है वो मध्यम घने चौड़े पत्ते वाले वृक्ष होते हैं। पौधों की प्रजातियों का कम विविधता है, जैसे ओक है, बीच है, मेपल है आदि सामान्य जो प्रजातियां होती है जो पादपों सॉरी वनस्पति की वो मिलती है। उसी प्रकार से प्राणी जात में गिलहरी हो गया, खरगोश हो गया, पक्षी है, काले भालू है, पहाड़ी शेर होते हैं, स्कंक आदि मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये बेसिकली आपके शीतोष्ण कटिबंधीय जो बायोम है उसकी वनस्पति और प्राणी जात है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है बोरियल जो बायोम है। बोरियल बायोम का जो एरिया है वो यूरेशिया व उत्तरी अमेरिका के उच्च अक्षांशीय भाग है, जो अपने कनाडा अलास्का वाला रीजन है। उसी प्रकार से जो इधर साइबेरिया वाला रीजन है, साइबेरिया का कुछ भाग है, अलास्का और कनाडा का है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, ये देश आते हैं, तो इनको स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं। तो याद रखना कभी एग्जाम में इनका भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ ले। उसी प्रकार से जो जलवायु संबंधी विशेषताएं हैं वो है कि यहाँ पे छोटी आर्द्र ऋतु व मध्यम रूप से गर्म ग्रीष्म ऋतु और लंबी वर्षा रहित शीत ऋतु होती है, ये विशेषता है। और जो हिमपात है, वर्षा मुख्यतः हिमपात के रूप में होती है, यानी स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है 400 से 1000 मिलीमीटर के बीच में, यानी 40 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। और यहाँ पे जो सॉइल है, मृदा है, वो अम्लीय व पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। यहाँ पे मिट्टी की अपेक्षाकृत पतली परत होती है, यानी जो लेयर होती है, ऊपरी लेयर होती है, वो बहुत पतली होती है। उसी प्रकार से जो प्राणी और वनस्पति जाते होते हैं उसमें सदाबहार कोणधारी वन होते हैं, जैसे पाइन हो गया, फर हो गया, स्प्रूस हो गया, इस प्रकार के वन मिलते हैं। और कठफोड़ा, चील, भालू, हिरण, खरगोश, भेड़िया, चमगादड़ आदि प्रकार के जो प्राणी हैं वो मिलते हैं यहाँ पे। प्राणी का मतलब जो प्राणी जगत है, ठीक है, वो मिलता है। तो ये वनस्पति और प्राणी है। तो इस प्रकार से हमने वन बायोम के बारे में पढ़ा। वन बायोम को आगे कितने 4-5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। पहला है उष्ण कटिबंधीय, दूसरा भूमध्य रेखीय, तीसरा पर्णपाती, चौथा शीतोष्ण कटिबंधीय और पांचवा बोरियल टाइप का है। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट बायोम है वो मरुस्थलीय है। मरुस्थलीय बायोम को 4 प्रकार में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला है गर्म व उष्ण मरुस्थलीय प्रकार का बायोम, जैसे सहारा हो गया, कालाहारी हो गया मरुस्थली, रूबन अल खली हो गया, थार मरुस्थल हो गया अपने इंडिया वाला, पाकिस्तान वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से गर्म और उष्ण मरुस्थल, यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है और रेनफॉल लगभग नगण्य रहता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 20 से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, 21 से 18 डिग्री सेल्सियस, 15 से 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इनकी वेरिएबिलिटी है। एक्चुअली में ये हमने दो तीनों के साथ में पढ़ लिए। जो गर्म और उष्ण मरुस्थल होते हैं इनका टेम्परेचर यहाँ पे ये 20 से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और जो सभी मरुस्थल होते हैं उनकी पोषक तत्वों से जो भरपूर एवं जैव पदार्थों का बहुत कम पाया जाना, कम या ना होना सामान्य बात है। यानी पोषक तत्व तो भरपूर मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो बिल्कुल ही कम मिलते हैं। 1 से 3 न्यून वनस्पति, कुछ बड़े स्तनधारी कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव व पक्षी होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे गर्म और उष्ण मरुस्थल में अर्धशुष्क हो, तटीय हो, शीत हो, इनमें मिलते हैं। खरगोश, चूहे, हिरण, पृथ्वी पर रहने वाले गिलहरी, ठीक है, ये यहाँ पे पादप मिलते हैं। तो बेसिकली इनमें ये है कि मरुस्थल में ये मृदा, वनस्पति और प्राणी जात लगभग सिमिलर है, कुछ अलग डिफरेंस होते हैं। जैसे जो गर्म मरुस्थल में मिलते हैं वो शीत में नहीं मिलते हैं। उसी प्रकार से जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे कॉमन रहते हैं, तो इस प्रकार के जीव मिलते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे अर्ध शुष्क मरुस्थल, जैसे गर्म मरुस्थल के गौण क्षेत्र, जैसे अटाकामा मरुस्थल है उसका कुछ बेल्ट है वो अर्ध शुष्क में आता है, जहाँ पे थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है। टेम्परेचर 21 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, और जो सॉइल और प्राणी और जो वनस्पति जात है वो कॉमन है।
तटीय मरुस्थल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टुंड्रा जलवायु प्रदेश वाले रीजन है, ठीक है, वहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और जो शीत मरुस्थल होते हैं उनका टेम्परेचर 2 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और जो वर्षा है A से D तक लेकर वो 250 मिलीमीटर से कम होती है, यानी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। मरुस्थल बायोम का एग्जाम में पूछ ले कि रेनफॉल का जो रेंज है वो कितना रहता है, या तो मिलीमीटर में आए तो 250 मिलीमीटर कर देना, और सेंटीमीटर का पूछे तो 25 सेंटीमीटर कर देना, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे घास भूमि से संबंधित जो बायोम है उसकी बात कर रहा है। तो उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दो प्रकार के घास बायोम है, ठीक है। अब पहला है उष्ण कटिबंधीय जो घास भूमि है, उसमें अफ्रीका के विशाल क्षेत्र आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका के आते हैं, भारत के आते हैं, तो ये क्षेत्र आते हैं। उसी प्रकार से जैसे अफ्रीका का कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का क्षेत्र कौन सा है, जो सवाना हो गया। उसी प्रकार से इंडिया में जो घास के मैदान है स्टेपी टाइप के हो गए, ऑस्ट्रेलिया में वेल्ड्स हो गए, तो इस प्रकार से आते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट इनकी जो टेम्परेचर और रेनफॉल है वो है कि गर्म उष्ण जलवायु रहती है, वर्षा 500 से 1250 मिलीमीटर तक होती है। उष्ण ग्रीष्म व शीत ऋतु उष्ण ग्रीष्म व शीत ऋतु पाई जाती है, और वर्षा 500 से 900 मिलीमीटर होती है। 500 से 900 मिलीमीटर ये दोनों में होती है, उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय स्टेपी दोनों टाइप में मिलती है। उसी प्रकार से जो मिट्टी होती है वो संरंध्रित मृदा होती है, व साथ ही ह्यूमस की पतली परत मिलती है यहाँ पे। और जो वनस्पति और प्राणी जाते हैं उनमें घास, पेड़ और लंबी झाड़ियों की अनुपस्थिति होती है। जिराफ, जेबरा, भैंस, चीता, लकड़बग्गा, हाथी, चूहे, सांप और कीड़े इस टाइप के जीव मिलते हैं। घास कहीं कहीं वृक्ष जैसे अनेक जैसे ओक है, मुलायम टाइप की जो लकड़ी वाले वृक्ष है जैसे विलो हो गया आदि मिलते हैं। गजेला, जेबरा, गेंडा, जंगली घोड़े, शेर, इस तरह के जो तरह तरह के पक्षी है, कीड़े, सांप आदि जीव जंतु मिलते हैं, ठीक है। तो ये है उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय संबंधित। अब जो शीतोष्ण कटिबंधीय स्टेपी टाइप के जो घास भूमि है वो यूरेशिया के कुछ भाग और उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं। यूरोप में जो है उसको उसको तो स्टेपी बोलते हैं, और उत्तरी अमेरिका में है उसको प्रेयरीज बोलते हैं, प्रेयरीज घास के मैदान, ठीक है। इसी प्रकार से जो और है जैसे ऑस्ट्रेलिया में इनको वेल्ड्स बोलते हैं। उसी प्रकार से जो साउथ अफ्रीका है उसमें उसको डाउन्स बोलते हैं, ठीक है। डाउन्स में भी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, हो सकता है रिवर्स हो, यानी वेल्स साउथ अफ्रीका में हो सकता है या डाउन्स हो सकता है, इनमें से मैं नेक्स्ट सेशन में ये क्लियर करके बता दूंगा। उसी प्रकार से जो अर्जेंटीना है वहाँ पे पंपाज मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। घास भूमि पूछ लेंगे, 4 लोकेशन दे देंगे और सामने घास भूमि दे देंगे, मैच ऑफ द फॉलोइंग करवाएंगे आपसे, ठीक है। तो जो अ, ये घास भूमि होते हैं, ये वेल्ड्स होते हैं, ये बेसिकली आपके साउथ अफ्रीका में मिलते हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक, ठीक है, ये चीज़ें हैं, याद रखना। अब नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट जो जलीय एक्वाटिक बायोम है, एक्वाटिक को दो पार्ट में बांटा गया है, ताजा जल और समुद्री जल। अब ताजा जल कौन सा होता है, झील, नदियाँ, सरिताएं यहाँ पे होती है। और इनका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तापमान में विविधता होती है, वायुदाब व आर्द्रता अधिक होती है। और जल होता है वो दलदल क्षेत्र का होता है। शैवाल व अन्य जो जलीय व समुद्री पादप समुदाय व साथ ही पानी में रहने वाले प्राणी जंतु होते हैं। उसी प्रकार से जो समुद्री जल है उनमें महासागर है, प्रवाल भित्ति है, लेगून हो गया, ज्वारनद, यानी जो एस्चुरीज के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो हो गया। टेम्परेचर और जो बाकी चीज़ें सेम ही है। उसी प्रकार से जो जल है वो समुद्री दलदल का होता है प्रकृति का, और जो शैवाल और अन्य जीव पादप होते हैं वो कॉमन होते हैं दोनों में। नेक्स्ट आपका पर्वतीय, यानी जो एल्टीट्यूडनल, कहने को हाई एल्टीट्यूड वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे किस टाइप का बायोम है कि यहाँ पे एक तो प्रदेश है वो ऊंचे पर्वतीय श्रेणी के ढाल जैसे हिमालय, एंडीज है, रॉकीज है, उनका हो गया। जैसे हिमालय है, एंडीज है, रॉकीज है, इनके ऊपरी जो क्षेत्र है वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु है। उसी प्रकार से इनका टेम्परेचर व वर्षा में भिन्नता अक्षांशों पर आधारित होती है, यानी जो लेटीट्यूड होता है उनके आधार पर इनका टेम्परेचर और इनकी दोनों चीज़ें डिसाइड होती है। उसी प्रकार से जो ढाल है वो रेगोलित व ढके हुए होते हैं, यानी जो मिट्टी होती है इनकी सॉइल्स होती है वो कैसी होती है, रेगोलित टाइप की होती है और ढके हुए होती है। पादप और प्राणी जीव किस टाइप के होते हैं कि पर्णपाती से टुंड्रा प्रकार की वनस्पति मिलती है, और ऊंचाई के साथ में भिन्नता आती है। और जीव जंतु है वो बेसिकली इक्वेटोरियल से लेके जो टुंड्रा क्षेत्र में पाए जाते हैं उस टाइप के जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका बायोम का क्लासिफिकेशन था। और इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो
जैव भू रासायन चक्र यानी बायोजियोकेमिकल साइकिल है। आई होप कि ये आपको जो बायोम वाला टॉपिक है ये समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कौन सी याद रखनी है, एक तो बायोम का प्रकार याद रखना, और दूसरा उनका एरिया कौन सा है और उनका जलवायु क्या है, बस ये चीजें याद रखनी है। कभी कभार वनस्पति और प्राणी जात से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो याद रखना। उसी प्रकार से आपका जो मरुस्थलीय बायोम है इसमें भी ये याद रखना, और कहने का मतलब गर्म और उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल, ये दो कैटेगरी याद रखनी। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट घास भूमि बायोम है इसमें उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, इनका ध्यान रखना थोड़ा। जो एक्वाटिक है वो फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर होते हैं, दो टाइप के, याद रखना। और पर्वतीय बायोम तो सभी के क्लियर हो गया होगा। ठीक है? तो बेसिकली ये चीज़ है। अब नेक्स्ट हमारा जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है इनकी हेडिंग डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो साइकिल है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो यहाँ पे जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है यानी जैव भू रासायनिक चक्र होते हैं, उनकी जो ऊर्जा है वो सूर्य से मिलती है, यानी सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है जिस पर संपूर्ण जीवन निर्भर है। यही ऊर्जा जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवन प्रक्रिया आरंभ करती है, जो हरे पौधों के लिए भोजन व ऊर्जा का मुख्य आधार है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन व कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन व कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। धरती पर पहुंचने वाले सूर्य ताप का एक बहुत छोटा भाग यानी केवल 0.1% प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा काम में लिया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आउट ऑफ 100% जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें जो इंसोलेशन है वो कितना परसेंट यूज होता है, तो आपका ध्यान रखना 1% है, यानी सॉरी 0.1% है। ठीक है, 1% का भी 10वां पोर्शन। इसका आधे से अधिक भाग पौधों के श्वसन विसर्जन क्रिया और शेष भाग अस्थायी रूप से पौधों के अन्य भागों में संचित हो जाता है। उसी प्रकार से पृथ्वी पर जीवन विविध प्रकार के जीवित जीवों के रूप में पाया जाता है। यानी पृथ्वी पर जो जीवन है वो विविध, यानी अलग अलग कम्युनिटी पढ़ी थी हमें, इंडिविजुअल पढ़े थे, फिर हमने इकोसिस्टम पढ़ा था, बायोस्फीयर पढ़ा था, बायोम पढ़ा था। तो ये सारी चीजें मतलब कहने का मतलब इनका क्लासिफिकेशन स्मॉल से लेकर लार्ज स्केल तक होता है, इनकी डाइवर्सिटी हर एक लेवल पर अलग अलग होती है। ये जीवधारी विविध प्रकार के पारिस्थितिकी अंतर संबंध पर जीवित है। जीवधारी बहुलता जीवधारी बहुलता व विविधता में ही जिंदा रह सकता है। यानी जो जीवधारी है वो बहुलता बहुलता का मतलब है कि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो, और विविधता का मतलब है कि डाइवर्सिटी हो, यानी एक एक नस्ल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो और बहुत सारी नस्लों में डाइवर्सिटी हो, तो वहाँ पे वो जिंदा रह सकते हैं। इसमें अर्थात जीवित रहने की जो प्रक्रिया है उसमें विधिवत प्रवाह जैसे ऊर्जा, जल और पोषक तत्वों की उपस्थिति शामिल है। इनकी उपलब्धता संसार के विभिन्न भागों में भिन्न है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे इनकी विविधता अलग है। जो सवाना डेजर्ट एरिया वहाँ पे अलग है, टुंड्रा टेका टाइप के जो रीजन है वहाँ पे अलग है। यह भिन्नता क्षेत्रीय होने के साथ साथ सामयिक यानी 12 महीने के में भी भिन्न होती है। और विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि मतलब ये पिछले 100 करोड़ वर्षों में वायुमंडल व जलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का संतुलन लगभग एक जैसा है, अर्थात बदलाव रहित है, यानी चेंजेस नहीं आया है कुछ भी। रासायनिक तत्वों का यह संतुलन पौधों व प्राणी जो उत्तक है उनमें चक्रीय प्रवाह के द्वारा बना रहता है। ये चक्र जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से प्रारंभ होता है और उनके वायु, जल और मिट्टी के विघटन से पुनः आरंभ होता है। अब एक्चुअली में क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें इनकमिंग सोलर रेडिएशन का प्रयोग करके जो पादप है वो भोजन बनाते हैं, फिर उनको जीव जंतु खाते हैं। जैसे बकरी ने खाया, बकरी को किसी शेर ने खा लिया, शेर की डेथ हो गई और वापस अपघटन में मिट्टी में मिल गया, तो वापस जो शेर का जो कहने का मतलब जो शेर में जो कंपोनेंट थे वो क्या है कि वापस पौधे द्वारा ग्रहण कर लिए गए। ठीक है, जो प्रोसेस होती है जल धारण करने की, पोषक तत्व धारण करने की, उसके साथ में वापस ये बकरी के पेट में जाता, किसी दूसरे शेर ने खाया, शेर की डेथ हो गई थी, ये ऐसे चक्कर चलता रहता है कहने का मतलब। ठीक है, अब उसी प्रकार से ये चक्कर मुख्यतः सौर ताप से संचालित है। सौर ताप का मतलब है कि यदि सूर्य की एनर्जी खत्म हो गई तो फिर फोटोसिंथेसिस द्वारा पादप जो पेड़ पौधे हैं वो भोजन नहीं बनाएंगे, फिर बकरी क्या खाएगी, शेर बकरी को नहीं खा पाएगी, ऐसे करके पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। जैवमंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच में रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायन चक्र यानी बायोजियोकेमिकल साइकिल कहे जाते हैं। बायो का अर्थ होता है जीव और जियो का तात्पर्य होता है पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानें, जैसे मिट्टी हो गई, वायु हो गई, जल हो गया, ऐसे है। तो जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के होते हैं, एक गैसियस साइकिल होता है यानी गैस के होते हैं, दूसरा तलछटी यानी सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं। अब गैसीय चक्र में कौन कौन से आते हैं, गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार स्रोत वायुमंडल व महासागर है। तलछटी चक्र का मुख्य भंडार पृथ्वी की भूप्रकृति पर पाई जाने वाली मिट्टी, तलछट और अन्य चट्टानें हैं। ठीक है, तो जैसे जो गैसीय चक्र होते हैं उसमें पहला
साइकिल, जो वाटर का साइकिल है वो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, फिर कार्बन का हो गया, फिर ऑक्सीजन का हो गया। और जो तलछटी वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, इस टाइप के जो जियोकेमिकल बायो जियोकेमिकल साइकिल है वो होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में इन चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैक्स और आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।